हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है छावनियों का राज्य नगर पालिकाओं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शहरी स्वशासन छावनी अधिनियम 1924 के साथ विलय करना। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो छावनियों को राज्य नगर पालिकाओं, पंचायती राज्य संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करना। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में केंद्र ने देश की 10 छावनियों 58 में से के नागरिक क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करने की अधिसूचना जारी की है। इन क्षेत्रों को संबंधित राज्य नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों में विलय कर दिया जाएगा। सरकार की योजना उक्त छावनियों के कुछ क्षेत्रों को बाहर करने और ऐसे क्षेत्रों को राज्य के स्थानीय निकायों में विलय करने की है। तो चलिए अब हम लोग छावनियां क्या है आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, छावनियां मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों के आवास और सहायक बुनियादी ढांचे के लिए नामित क्षेत्र है। फ्रांसीसी शब्द कैप्टन से उत्पन्न है जिसका अर्थ है कोना या जिला। छावनियों को ऐतिहासिक रूप से अस्थायी सैन्य छावनियों की रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि समय के साथ वे अर्ध अस्थायी बस्तियों में विकसित हो गए हैं जो सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवास, कार्यालय, स्कूल तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। भारत में छावनियों का इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल से मिलता है। पहली छावनी वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद वर्ष 1765 में कलकत्ता के पास बैरकपुर में स्थापित की गई थी। इन क्षेत्रों को शुरू में सैन्य टुकड़ियों को तैनात करने के लिए बनाया गया था, लेकिन नागरिक आबादी को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है जो सेना को सहायता और रसद सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत के छावनी अधिनियम 1924 ने छावनियों को शासन और प्रशासन को औपचारिक रूप दिया, उनके प्रबंधन, विकास तथा विनियमन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। तो चलिए अब हम लोग भारत में छावनी प्रशासन के लिए तंत्र क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग छावनियां और उनकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो देखिए, क्षेत्र और जनसंख्या के आकार के आधार पर छावनियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग 1 से वर्ग 4 तक है, जबकि प्रथम श्रेणी छावनी में 8 निर्वाचित नागरिक और बोर्ड में 8 सरकारी अथवा सैन्य सदस्य होते हैं। बड़ी चतुर्थ श्रेणी छावनी में 2 निर्वाचित नागरिक एवं 2 सरकारी अथवा सैन्य सदस्य होते हैं। यह बोर्ड छावनी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है तथा रक्षा संपदा संगठन का एक अधिकारी मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य सचिव होता है। आधिकारिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए बोर्ड में निर्वाचित एवं नामांकित अथवा पदेन सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रशासकीय नियंत्रण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय का एक अंतर सेवा संगठन है, प्रत्यक्ष रूप से छावनी प्रशासन को नियंत्रित करता है। भारत के संविधान की संघ सूची अनुसूची 8 की अनुसूची 7 की प्रविष्टि 3 के अनुसार छावनियों का शहरी स्वशासन है तथा उनमें आवास भारत की संघ सूची का विषय है। देश में लगभग 62 छावनियां हैं जिन्हें छावनी अधिनियम 1924 छावनी अधिनियम 2006 द्वारा सफल के तहत अधिसूचित
किया गया है। तो चलिए अब हम लोग नगर पालिकाओं द्वारा शहरी शासन की प्रशासनिक संरचना एवं विनियमन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, केंद्रीय स्तर पर शहरी स्थानीय सरकार का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, छावनी बोर्डों के मामलों में रक्षा मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय। राज्य स्तर पर आइए देखते हैं। संविधान के तहत शहरी प्रशासन राज्य सूची का हिस्सा है। इस प्रकार यूएलबी का प्रशासनिक ढांचा और विनियमन राज्यों में भिन्न भिन्न है। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी नगर निगमों सहित की स्थापना का प्रावधान करता है। इसने राज्य सरकारों को इन निकायों में राजस्व एकत्र करने के लिए कुछ कार्य, अधिकार एवं शक्ति सौंपने का अधिकार दिया और साथ ही उनके लिए समय समय पर चुनाव अनिवार्य कर दिया। तो चलिए अब हम लोग छावनियों के नगर पालिकाओं में विलय की क्या आवश्यकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग विभिन्न प्रतिबंध के बारे में देखते हैं। तो देखिए, छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने लंबे समय से विभिन्न प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दों की शिकायत की है और कहा है कि छावनी बोर्ड उन्हें हल करने में विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए गृह ऋण तक पहुंच और परिसर के भीतर मुक्त आवागमन है। तो चलिए अब हम लोग स्थानीय शासन और नागरिक सुविधाएं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिका प्रशासन में शामिल करने से बेहतर नागरिक सुविधाएं और ढांचागत विकास हो सकता है। स्थानीय शासन के मामलों में निवासियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी नियोजन और सार्वजनिक सेवाएं बेहतर होंगी। तो चलिए अब हम लोग छावनियों को नगर पालिकाओं में विलय करने में क्या मुद्दे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक छावनी शहर से एक विलय किए गए नगर पालिका में परिवर्तन से छावनी और नागरिक क्षेत्रों के बीच सड़क, जल आपूर्ति, सीवेज तथा विद्युत जैसी बुनियादी ढांचा प्रणालियों को एकीकृत करने जैसी विभिन्न कानूनी एवं प्रशासनिक चुनौतियां आ सकती है। तो चलिए अब हम लोग मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, नगर पार्षद और राजनीतिक प्रतिनिधि नए विलय वाले क्षेत्रों के समर्थन के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में धन आवंटित करने का विरोध कर सकते हैं। यह प्रतिरोध शहर के भीतर असमानताओं को और बढ़ा सकता है तथा विलय वाले क्षेत्रों में सेवाओं एवं बुनियादी ढांचे में सुधार प्रयासों में बाधा डाल सकता है। तो चलिए अब हम लोग बुनियादी ढांचे की मांग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यूएलबी में छावनी क्षेत्रों को अचानक शामिल करने से जल की आपूर्ति, सीवेज सिस्टम, परिवहन नेटवर्क और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ सकता है। यूएलबी को विलय किए गए क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विस्तार के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे सेवा में व्यवधान तथा जीवन यापन की स्थिति खराब हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग पर्यावरणीय चिंता के बारे में देखते हैं। तो देखिए, विलय वाले क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और व्यावसायीकरण, विशेष रूप से हिल स्टेशनों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। खराब विनियमित विकास से निर्वनीकरण, मृदा अपरदन, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। तो चलिए अब हम लोग सुरक्षा संबंधी विचार क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, नागरिक क्षेत्रों की सैन्य प्रतिष्ठानों से निकटता, विशेष रूप से रक्षा सुविधाओं के समीप अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। सैन्य कर्मियों और
परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएलबी को सेना द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशा निर्देशों तथा नियमों का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। छावनियों का यूएलबी के साथ विलय करने का निर्णय वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह सुविचारित है। भारत के चारों ओर शत्रु देशों की उपस्थिति को देखते हुए सेना को सीमाओं की रक्षा के प्रमुख कार्य के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने की आवश्यकता है और उस पर सैनिकों तथा युद्ध से असंबंधित कार्यों का बोझ नहीं डालना चाहिए। क्योंकि सभी 62 छावनियों के विलय के बाद नागरिक क्षेत्रों की देखरेख का उत्तरदायित्व यूएलबी का होगा, इसलिए रक्षा बजट इन क्षेत्रों पर विक्रय किए जाने वाले धन को सेना की मुख्य आवश्यकताओं और जहां भी आवश्यक हो सामाजिक बुनियादी ढांचे हेतु उपयोग कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।